नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हालांकि आज कांग्रेस को लेकर के 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। उनको ये लग रहा है कि वहाँ उनका जनाधार अब नहीं बचा हुआ है और उनको वहाँ पर अपने अलायंस पार्टनर की शर्तों पर ही जीना है या उनकी शर्तों पर ही काम करना है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हैं, हालांकि होने 10 पर थे, उसमें से एक जो मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर को लेकर के मामला चूँकि अदालत में है, इसलिए उसके चुनाव की घोषणा नहीं हुई। तो कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और चुनाव वहाँ से नहीं लड़ रही उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा को, या ये कह लीजिए कि उसको कोई सीट नहीं मिली और वो जीत पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो उस एम्बैरसमेंट से बचना चाह रही हैं, जो एम्बैरसमेंट अभी उनको तुरंत हुआ है हरियाणा में। 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जिस तरह से सभी ट्रीटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉमिनेशन के समय मिला वो, और महाराष्ट्र में क्या उनको अपने खाते से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को देनी पड़ेंगी, और बावजूद इसके कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, उनको लगभग 100 से 105 सीटों के बीच समझौता करना पड़ेगा और लगभग 90 के आसपास, 90-95 के आसपास पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और 85 सीटों पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो ये 3 बड़ी आज के डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन वापस आते हैं जो उत्तर प्रदेश का मसला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेक्स सबके हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस भी दावा करती है कि उनकी स्टेक्स हैं। इस बार उनको 6 सीटें मिली हैं, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, उसके अलावा इलाहाबाद, 4 ये हो गई। एक सहारनपुर की मिली है 5। ये कुल मिलाकर के उनको 6 सीटें मिली हैं। तो इसके बाद से वो काफ़ी उत्साहित थे। 37 सीटें जो जीती है कुल मिलाकर के अलायंस समाजवादी पार्टी ने, तो कुल मिलाकर के वो 43 सीटें जीत के आए हैं। अब जो अभी 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से एक जिस पर चुनाव नहीं हो रहा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 4-4 सीटें दोनों मतलब अलायंस, अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस की बात करें तो उसके पास 4 सीटें बचेंगी और समाजवादी पार्टी के पास 4 बचेंगी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के पास 5 बचेंगी। तो क्या परिस्थिति हैं, किस तरह की स्थितियां हैं जहां पर चुनाव के बाद ये चुनाव किस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स या समाजवादी पार्टी मजबूत हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से उन्होंने अपना पीडीए का कार्यक्रम चलाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया है, उसके बाद ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो है वो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ वोट करता है। तो भाजपा कोशिश कर रही है कि पिछड़ा और दलित को, जो 2024 के चुनाव से पहले उनके साथ था, उनको वापस ले आएँ, और कुछ वापस आते दिख भी रहे हैं। अब ये सीटें कौन कौन सी है जिस पर चुनाव होना है और किसके पास हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। करहल जो इटावा ज़िले की सीट है, वो समाजवादी पार्टी के पास है। कटहरी जो अंबेडकर नगर में है, ये भी समाजवादी पार्टी के पास है। सीसामऊ ये कानपुर में है, जो इरफान सोलंकी की सीट है, जो जिनका चुनाव रद्द हो गया है उनको कन्विक्शन के खिलाफ।
ये भी समाजवादी पार्टी के पास है। फूलपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मझवा सीट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। गाजियाबाद सीट जो है वो भी भाजपा के पास है। मिल्कीपुर में चुनाव हो नहीं रहे हैं। कुंदरकी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। खैर बीजेपी के पास है। और मीरापुर जो है वो आरएलडी के पास है। अब इसमें देखा जाए तो 5-5 सीटों का बंटवारा है। 5 उनके पास है, 5 इनके पास है। तो कांग्रेस इसमें से कोशिश करके कुछ सीटों पर चुनाव की मांग कर सकती थी। चाहे वो मीरापुर लड़ने की कोशिश कर सकती थी, खैर सीट मांग सकती थी, कुंदरकी मान लीजिए सिटिंग है नहीं मांग सकती थी, गाजियाबाद मांग सकती थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि गाजियाबाद की सीट कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन साइकिल सिंबल पर। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको वो सीट दे सकती है। मझवा सीट जा सकती है, मतलब कांग्रेस लड़ सकती थी। और अब ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें कांग्रेस किसी सीट पर नहीं है। कांग्रेस किसी सीट पर नहीं लड़ रही है और तीनों जगह उनको बैकफुट पर खेलना पड़ रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अभी जो केरल में हुआ। अब केरल में, हालांकि केरल की सीट को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से निश्चिंत है और ये सबको मालूम है कि वहाँ प्रियंका गांधी बिना किसी चुनौती के सीट जीत रही हैं। वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए वहाँ कोई समस्या नहीं है। और चूँकि वहाँ हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जाती नहीं हैं, उनको वहाँ स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वहाँ कांग्रेस का एक छत्र वाली स्थिति है। खैर, यूपी में वापस ही आते हैं। अब इन सीटों पर 6 पर पहले से ही समाजवादी पार्टी ने अपने नॉमिनेशन घोषित कर दिए थे, जिसमें करहल, कटहरी, सीसामऊ और फूलपुर, मझवा और मिल्कीपुर। इन सीटों पर पहले से ही नॉमिनेशंस समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए थे। मिल्कीपुर में जो वहाँ के अभी सिटिंग एमपी हैं फैज़ाबाद के, अवधेश प्रसाद के लड़के को वहाँ से टिकट दिया गया। हालांकि वहाँ चुनाव हो नहीं रहे हैं। मझवा सीट जो है वो वहाँ पर ज्योतिबिंद चुनाव मैदान में है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के हैं फूलपुर से, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है। सीसामऊ में जो वहाँ के एमएलए थे, उनकी पत्नी को, इरफान सोलंकी की पत्नी को चुनाव में उतारा गया है। कटहरी सीट और करहल से उनके अपने परिवार से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 5 सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस कर रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने मझवा से बिंद समाज से ही एक कैंडिडेट को उतारा है। दीपक पटेल जो है वो उनको उतारा गया है ये उनको इलाहाबाद की जो इलाहाबाद के पास की सीट है, उस सीट से उनको उतारा गया है दीपक पटेल को। तो कुल मिलाकर के जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद से जो पुराने प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं उनको उतारा गया है। तो ये सीटें, इन सीटों पर बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो जिसमें जैसा मैंने बताया कि जो गाज़ियाबाद की सीट है उसको बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। सीसामऊ पर भी बहुत मजबूती के साथ लड़ने, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सीसामऊ को वो पहले नहीं जीत पाई है। फूलपुर, जहाँ से दीपक पटेल को उतारा गया है, जो अभी जो प्रवीण पटेल सांसद है फूलपुर से, उसके पहले जो केसरी देवी थी उनके पुत्र हैं दीपक पटेल, तो इस बार उनको
वहाँ से उतारा गया है। खैर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और मीरापुर से आरएलडी ने इस बार एक पाल समाज को के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये बड़ा कास्ट बैलेंस बीजेपी ने करके चुनाव मैदान में उतारा है। तो इसको अगर आकलन करें तो बीजेपी अपने कैडर के साथ और जो उनके और लोग हैं उनको लेकर के चुनाव मैदान में आई है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित होकर के अपने पीडीए के एजेंडा के साथ और जिस तरह से वो आक्रामक नज़र आ रही है, चाहे वो लोकसभा हो या सड़कों पर हो या बाकी किसी भी उसमें, वो उस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। इसलिए कि उन्होंने पहले से ही चर्चा भी नहीं किया था, लेकिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए थे। और अभी आज उन्होंने ये कहा है कि ये सीट का मामला नहीं है, ये मामला है सीटों का मामला नहीं है, मामला है एकता का। और उस एकता के आधार पर हम इंडिया के तौर पर लड़ेंगे। और यही बात बार बार कांग्रेस रिपीट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आज से 4 दिन 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कांग्रेस के, चाहे वो अविनाश पांडे हों चाहे वो अजय राय हो, वो ये कह रहे थे कि हमारा अलायंस हो जाएगा और हम अलायंस के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। मतलब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इन 10 सीटों में, बाद में जो 9 हो गया, वो 9 सीटों में कम से कम 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जाएंगी समाजवादी पार्टी की तरह से। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने बहुत बढ़िया सी स्ट्रेटजी की। वो पहले से ही 10-12 सीटों की मांग को लेकर के महाराष्ट्र पहुंच गए। और महाराष्ट्र में कांग्रेस को ये लगने लगा कि हमारा खेल यहाँ खराब हो सकता है, हमको वैसे भी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर 15 या सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ गई, उनके 2 एमएलए ऑलरेडी महाराष्ट्र में हैं, तो वो उनका 15-20 सीटों का खेल खराब कर देंगे। और ये खेल खराब होना उनको चुनावी परिणाम में उसका असर दिख सकता है। और वहाँ पर कम से कम इस बात की संभावनाएं तो हैं कि जो ये महाविकास अघाड़ी है ये सरकार बना सकती है, अभी महायुति की सरकार है। तो उस बात को या उस जो जिसको बोलते हैं कि उस संकट से बचने के लिए कांग्रेस ने शायद उत्तर प्रदेश की में उपचुनाव लड़ने का निर्णय किया है। और यहाँ भी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें दे करके बाकी वो समझौते के तहत उनको ज़्यादा सीटों पर डैमेज करने के से बचाने की स्ट्रैटजी पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं थोराट साहब, वो ही जा कर के उन्होंने ही सीट शेयरिंग को लेकर के शरद पवार से बात की और उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी जा कर के बात की। तो उनको इस बात की जानकारी दे दी गई होगी कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां से समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उन सीटों पर उन कुछ सीटों को समाजवादी पार्टी को देने के लिए विचार कर लिया जाना चाहिए। और इस तरह की स्थिति बननी चाहिए कि कुछ सीटें उनके नाम से छोड़ी जा सके। अभी 185 पर बात निश्चित हो गई है, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम घोषित होने शुरू हो गए हैं और लगभग 33 सीटों पर चर्चा की जानी है, जहां पर छोटे दलों को भी विचार में ले आया जाएगा और उनको टिकट दिया जाएगा। और उसी में समाजवादी पार्टी भी है, जिसको महाराष्ट्र में कुछ टिकट दिया जा सकता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला प्रभाव है, ये महाराष्ट्र में भी नज़र आ रहा है। तो ये स्थिति कांग्रेस की होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश से गायब होती जा रही है, महाराष्ट्र में उसको समझौता करना पड़ रहा है और केरल में वो किस तरह का गूफ अप करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।